हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का जो मैथ का जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। और अगर इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आप लोगों के 1.2 जो चैप्टर है एकदम आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर आसान है भी क्योंकि इसमें HCF और LCM के बारे में ही जानना है और कोई नई चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं जिसका इसमें प्रयोग होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग भाज्य संख्याएं जानेंगे। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एक से बड़ी, ध्यान से देखिएगा, एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी तीसरे या किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि भाज्य संख्याएं जो कंपोजिट नंबर होते हैं उन संख्याओं को कहते हैं जो एक से बड़ी हो। क्या हो? एक से बड़ी हो। और एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा, मतलब खुद से और एक से, इसके अलावा किसी और तीसरे नंबर से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो वैसी संख्याओं को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। तो पहला तो आ जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। तो ये सब वे संख्याएं हैं जो एक से विभाजित होंगी, खुद से भी होंगे और किसी नंबर से भी आसानी से विभाजित हो सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक से सिर्फ एक, 1 से और खुद से, मतलब 4 है तो वो 1 से विभाजित होगा और 4 से भी होगा और किसी नंबर 2 से भी वो विभाजित हो रहा है, मतलब किसी 3 नंबर से विभाजित हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे जो हमारे पास क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। क्या होता है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं जो हमारे पास है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर होता है उसको कहते हैं कि एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और खुद से विभाजित हो, जो एक और खुद से विभाजित हो। मतलब कहने का बस वो एक से हो सकती है और खुद से हो सकती है, वो और किसी नंबर से विभाजित नहीं हो सकती है। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं इसका एग्जांपल। हम लोग इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? जो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी भी होनी चाहिए और एक से विभाजित भी हो जाए और खुद से विभाजित हो जाए। तो पहला नंबर 2 आएगा जो एक से बड़ा है, 3 आ जाएगा, 4 नहीं ले सकते हम, 5 आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, 6 नहीं ले सकते, 7 आ जाएगा दोस्तों, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? 11, फिर दोस्तों आ जाएगा 13, 14, 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा और उसके बाद आ जाएगा 17 टाट।
तो वे संख्याएं जो हमारे पास क्या हो, जो एक और खुद से विभाजित हो, उसको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं और उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर। और इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत हमारे पास जो प्रक्रिया है उसको हम लोग आगे। अब आगे दोस्तों हम लोग इसकी एक प्रमेय है जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और इसी प्रमेय को समझना भी है हमको। है क्या हेडिंग की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की क्या है, आधारभूत प्रमेय। इससे पहले हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में जान चुके हैं और कंपोजिट नंबर और जो हमारे पास जो अभाज्य और जो भाज्य संख्याएं हैं उसी पर आधारित है और कुछ नया इसमें दोस्तों नहीं है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता, व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों, यहां पे लिखेंगे तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले जो हमारे पास क्या होंगे, क्रम के बिना आने वाले, क्रम के बिना क्या है, अद्वितीय, अद्वितीय है। क्या है दोस्तों, अद्वितीय मतलब यूनिक है, मतलब यूनिक है। आइए इसको समझते हैं हम लोग। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या चीज दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं का मतलब जो विभाजित हो जाए एक से, खुद से और किसी तीसरे नंबर से, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य समझ रहे हैं ना, जो एक से और खुद से विभाजित हो जाए और एक से बड़ी हो, उसके अलावा वो किसी से विभाजित न हो, उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, मतलब क्या है दोस्तों, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। आइए चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल जो लिए वो हमारे पास है 54। क्या है, 54। और ये तो बचपन वाला खेल हो गया ना दोस्तों। कहोगे सर आप तो एक मजाक कर रहे हैं, तो ये इसमें है दोस्तों यही, और कुछ नया इसमें नहीं है। तो आइए इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 2। तो 2 गुना के हमारे पास क्या हो गया, 4। 2 गुना के 4, जब 4 यहाँ पे हो गया तो बचा कितना दोस्तों, 1, और ये 4 हो गया हमारे पास 14। तो 2 साते 14। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे देखेंगे, अब इसको हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से होगा नहीं, तो हो जाएगा 3 नवा 27। और फिर किससे करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या हो जाएगा ये, अब हम फिर करेंगे 3 से, तो 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, फिर करेंगे 3 एकन्ने 3, मतलब जब 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। तो ये भाज्य संख्या रही, ये अभाज्य संख्याओं के रूप में इनके गुणनखंड को हमने व्यक्त कर दिया। अब जो इनका जो गुणनखंड है, जो हमारे पास जो 54 का जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही है ना। तो कह रहा है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब अगर कहने का मतलब जो इनका क्रम आया है हमारा ऐसे आया है, किसी और बच्चे का और करके ऐसे आ सकता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे भी आ सकता है।
किसी बच्चे का और करके हमारे पास वो लिख सकता है 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर किसी बच्चे का हमारे पास आ सकता है 54 बराबर, यहाँ पे हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा हो सकता है कि 3 गुणे 2 गुणे 3। तो कह रहा है कि जो गुणनखंड आ रहे हैं ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब यूनिक है, मतलब ये अलग है, इससे कोई क्रम पे हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 ही आएगा, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वही कह रहा है कि दोस्तों कि हमारे पास जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों को कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने व्यक्त कर दिया, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या है, अद्वितीय। मतलब जो क्रम आ रहा है उन सब का आंसर सेम ही होगा, क्रम से मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्रम उनका यूनिक है, अनोखा है, वो एक अलग तरीके का क्रम है। क्योंकि जब सब क्रम पे आंसर हमको क्या दे रहा है दोस्तों, सेम दे रहा है। एक और देख लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 210 और 210 को विभाजित करते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2 एकन्ने 2 और 2 पांचे 10। इतना ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि जब दो संख्याएं यहाँ पे लास्ट वाले ली जाती है तो बीच में एक जीरो बढ़ा दिया जाता है। फिर आगे हम इसको कैंसिल करते हैं। अब तो हमको लग रहा है दोस्तों 2 से नहीं होगा, अब 5 से करना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 5 गुना के 10, 5 एकन्ने 5। फिर करना पड़ेगा हमको 3 से, तो 3 7 21। फिर करना पड़ेगा 7 से 7 एकन्ने, एक आ जाएगा छोड़ देंगे। तो 210 का हमारे पास जो मिला 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। मतलब अब इसका क्रम कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन उनका आंसर कितना रहेगा, हमारे पास 210 रहेगा दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब हम लोग इसके आगे वाला जो हमारे पास जो इसकी आगे की थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग दोस्तों आगे एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। है देखिए इसमें कुछ भी नहीं, बस कुछ टॉपिक हैं जो इसके बारे में हम लिखवा देते हैं और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। 100% आपको क्वेश्चन आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बस ध्यान से देखिए हम क्या बता रहे हैं। पहले सबसे बड़ी चीज होती है कि इसको समझना, क्वेश्चन को है क्या इसमें। देखते हैं कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मतलब n बराबर हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या कोई n का ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब समझिए, कह रहा है 4 के पावर n है, क्या हमारे पास कोई ऐसा प्राकृतिक नंबर है, कोई ऐसा प्राकृतिक नंबर है जो इसको रख दें तो इसका जो लास्ट का नंबर आए वो शून्य आए। क्या है, शून्य। तो ये सब हमको चेक करना पड़ेगा, इसके लिए रूल है, हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे एक बार और बता देते हैं, जैसे हमारे पास 10 है, हम लोग जानते हैं कि 10 के पावर 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, 7 करें, 8 करें, 9 करें, 10 करें, कुछ भी करें, अगर 10 की पावर करें तो इसका हमारे पास क्या होगा, लास्ट का नंबर 0 जरूर मिलेगा, 0 जरूर मिलेगा। होता कैसे है, समझते कैसे इसको, आइए देखते हैं। यदि आपको क्या करना है, लास्ट का एक अंक 0 प्राप्त करना है। क्या करना है, यदि अंत के एक अंक में 0 आपको लाना है, यहां पे हम लिखते हैं यदि, यहां पे लिखते हैं पहली पॉइंट जो है, यदि अंतिम के एक अंक या ऐसे लिख सकते हैं, यदि अंतिम के एक अंक में 0 चाहिए, तब यदि अंतिम के एक अंक में 0 चाहिए तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, तब कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका जो गुणनखंड होगा वो क्या 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में। जैसे कहने का मतलब 10 हमारे पास है
ये तो हमारे पास 0 है, आइए इसको सॉल्व करते। 10 है तो समझ लीजिए कि अगर 2 1 गुणे 5 का गुणनखंड है कि नहीं, 2 गुणे 5, 2 5 10। अगर इसका एक पेयर बन रहा है, एक पेयर मतलब युग्म, मतलब जोड़ा, मतलब एक जोड़ा इसका बन रहा है 2 गुणे 5 का, तो अंत में कितना जीरो देगा, एक जीरो देगा। मतलब एक जोड़े से हमको एक जीरो मिल सकता है। अगर हमारे पास ये 100 हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे, यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 गुणे 5, जैसे 2 5 10, 2 5 10, तो यहाँ पे 10 गुणे क्या हो गया 10, और यहाँ पे हो जाएगा 100। कितना जीरो मिला, 2। मतलब कहने का कि अगर एक युग्म दे रहा है, एक युग्म दे रहा है तो एक जीरो मिलेगा। अगर 2 युग्म दे रहा है गुणनखंड करने के बाद तो कितने जीरो मिलेंगे, 2। अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अगर तीन युग्म मिल रहा है तो कितना जीरो देगा, 3। हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, हमको युग्म ये मिलना चाहिए यदि अंतिम के 2 अंक में शून्य चाहिए, या यदि अंतिम के 1 अंक शून्य चाहिए, यदि अंतिम के 2 अंक शून्य चाहिए, तब क्या होना चाहिए दोस्तों, तब कितने युग्म मिलने चाहिए, 2 गुणे 5 एक युग्म हो गया, और भी 2 गुणे 5 एक युग्म, और मतलब 2 जीरो के लिए कितने युग्म, 2 युग्म मिलने चाहिए। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 जीरो के लिए क्या हो सकता है, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। मतलब कहने का ये है कि यदि अंतिम के 3 अंक, क्या चाहिए दोस्तों, 3 अंक शून्य चाहिए, तब कितने होने चाहिए, 3 युग्म होने चाहिए। आप लोग इसको बखूबी और आसानी से समझ चुके हैं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ है भी नहीं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। 4 के पावर n पे विचार करना है, 4 के पावर n पे। तो क्या दोस्तों, 4 के पावर n को कोई निसंदेह, ध्यान से देखिए, 4 के पावर n को 2 के पावर n कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लीजिए, 2 गुणे 2 के पावर n, मतलब 2 गुना के 4 कर सकते हैं। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 n। जब यहाँ से 2 के पावर 2 है, मतलब ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर n कर सकते हैं, और बराबर 2 के पावर 2 का गुणा n में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 2n हो जाएगा। कितना, 2n हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 2 के पावर हमको क्या मिला दोस्तों, 2n मिला। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पावर में हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है पावर में, या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर को तो छोड़िए, आप कोई भी नंबर रखिए वो तो छोड़िए, ये जो 2 है 4 के पावर n में हमारे पास जो फैक्टर मिल रहा है, जो गुणनखंड मिल रहा है इस 4 का, वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2। इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 5 नहीं है। अगर इसमें 2 गुणे 5 मिलता, एक युग्म मिलता, तो इसके अंत में एक जीरो रहता। अगर 2 गुणे 5 2 युग्म मिलते हैं तो इसके अंत में 2 जीरो होते। अगर 2 गुणे 5 3 युग्म मिलते, ऐसे 3 युग्म मिलते, तो इसके अंत में कितने जीरो होते दोस्तों, 3 जीरो होते। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, इसीलिए इसके अंत में एक भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 4 के पावर n में 5 के रूप में कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 4 के पावर n में 5 के रूप में कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसका 2 गुणे 5 का युग्म नहीं है, इसलिए इसका
इसलिए हम लिख सकते हैं नहीं है, और 2 गुणे 5 का युग्म नहीं है, इसलिए अंत के अंक में शून्य नहीं मिलेगा। हम लिख सकते हैं इसलिए अंत के अंक में शून्य नहीं मिलेगा। क्या होगा दोस्तों? नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 2 गुणे 5 मिल गया होता तो एक शून्य होता, लेकिन यहाँ पे 4 के पावर में 5 के रूप में कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसका 2 गुणे 5 का युग्म नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं हो रहा है इसका, ऐसे कह सकते हैं इसका कोई 2 गुणे 5 का युग्म नहीं है, इसलिए इसका कोई 2 गुणे 5 का युग्म नहीं है, इसलिए अंत के अंक में शून्य नहीं मिलेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें कोई हमको शून्य प्राप्त नहीं होगा। हम समझ रहे हैं कि ये चीज आप लोगों की क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे दोस्तों, 6 करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग चैनल को, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, जिसके कारण और भी बच्चों का क्या हो सके, लाभ हो सके। थैंक यू।